तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस कड़ी में हम सभी लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत नामवर सिंह के कुछ महत्वपूर्ण कथनों पर विचार करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण कथन जो नामवर सिंह द्वारा दिए गए हैं हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्यकारों के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण होता है। सवाल यहाँ से बनता ही बनता है, उसके विषय में हम सभी लोग अध्ययन कर लेते हैं। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बेहतरीन वीडियो होगी, मारक क्षमता जबरदस्त होगी इस वीडियो की। चलिए, नामवर सिंह जी की बात करें तो नामवर सिंह जी के विषय में आप सभी को पता होना चाहिए इतनी बातें कि 28 जुलाई 1926 से लेकर के 19 फरवरी 2019 तक का इनका जीवन काल रहा है। छायावाद 1954 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से छपी थी। छायावाद पत्रिका थी या नामवर सिंह की पहली समीक्षात्मक पुस्तक थी, सॉरी पत्रिका नहीं पुस्तक थी। इनके नामवर सिंह जी की छायावाद जो है ना 1954 ईस्वी में सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हुई थी। नामवर सिंह की पहली समीक्षात्मक पुस्तक है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल आप सभी के परीक्षा में बन जाएगा कि नामवर सिंह जी की पहली समीक्षात्मक या छायावाद किसकी पहली समीक्षात्मक पुस्तक है। तो ये पहली समीक्षात्मक पुस्तक किसकी है? नामवर सिंह जी की। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? कुल 12 अध्याय हैं। नामवर सिंह ने इसकी भूमिका के विषय में क्या कुछ लिखा है कि यह निबंध छायावाद की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए छायाचित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन करने के लिए लिखा गया है। सामाजिक सत्य कविता के खोज निकालने की चीज है और ऊपर से आरोपित करने की नहीं। ये वक्तव्य महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दूसरी तरफ चलें तो छायावादी स्वानुभूत संत भक्तों के आत्मनिवेदन से म, किस बात में भिन्न है? छायावादी कल्पना में प्राचीन कवियों की अप्रस्तुत विधायनी कल्पना से क्या विशेषता है? प्रकृति का मानकीकरण करने में छायावाद ने संस्कृत कवियों से कितनी अधिक स्वच्छंदता दिखलाई है? छायावाद रहस्यवाद और संत भक्तों के आध्यात्मवाद में क्या अंतर है? छायावाद मूर्तिमता में प्राचीन कवियों के दृश्य चित्रण से क्या नवीनता है? और छायावाद की ऐतिहासिकता में क्या है जो संस्कृत और काव्य शास्त्र की सीमा में नहीं आ सकता? इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दिए बिना छायावाद के काव्य सौंदर्य का विवेचन पूर्ण नहीं हो सकता है या नहीं किया जा सकता है। छायावाद की भूमिका से ये वक्तव्य लिया गया है। आरंभ में सामाजिक पृष्ठभूमि देकर फिर किसी काव्य प्रवृत्ति पर विचार करने से कोई बात नहीं बनती है। सामाजिक सत्य कविता से खोज निकालने की चीज है, ऊपर से आरोपित करने की नहीं। ये सब महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आती रहेंगी। रहस्यवाद अज्ञात की जिज्ञासा है तो छायावाद चित्रण की सूक्ष्मता और स्वच्छंदतावाद का प्राचीन रूढ़ियों से मुक्ति की आकांक्षा। बेहद महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे वक्तव्य पर जाएं तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावादी कल्पना केवल अलंकारों और प्रतीकों की योजना करने वाले सामान्य प्रवृत्ति नहीं है, वह सत्य। ये बेहद महत्वपूर्ण, इसको कर लीजिएगा। ये सब छायावाद के विषय में है। कविता के नए प्रतिमान, आप सभी को पता है कि कविता के नए प्रतिमान किसके द्वारा लिखे गए हैं? नामवर सिंह जी की बहुचर्चित पुस्तक है 1968 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से यह छपी हुई थी। इसी पुस्तक पर नामवर सिंह जी को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पुस्तक 2 खंडों में विभक्त होती है। प्रथम खंड में समकालीन कृतियों और परस्पर टकराने वाले काव्य मूल्यों पर विचार किया गया है। द्वितीय खंड की बात करें तो द्वितीय खंड में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों और काव्य की भाषा, सृजनशीलता, बिंब, सपाट बयानी, काव्य संरचना, अनुभूति, परिवेश और मूल्य आदि तत्वों का प्रश्न उठाया गया है। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। ध्यान दीजिएगा, ये वक्तव्य आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। इस पुस्तक का आधार यह धारणा कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। निराला के समान ही मुक्तिबोध ने भी अपने युग के सामान्य काव्य मूल्यों को प्रतिफलित करने के साथ उनकी सीमा को चुनौती देकर सृजनात्मक विशिष्टता को चरितार्थ किया, जिससे समकालीन काव्यों का सही मूल्यांकन संभव हो सका। ये कविता के नए प्रतिमान की भूमिका में नामवर सिंह जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पर चलते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं है, जब जी चाहा बना लिया। श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ साहित्य मात्र किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं। जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वह एक निश्चित परिस्थिति में एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है और परिस्थिति उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है। यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी परिस्थिति के विरुद्ध लेखक का विद्रोह भी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। यह लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्डू खाने की अपेक्षा अपनी ऐतिहासिक सीमा को समझने और समझकर बदलने की कोशिश करने में कहीं अधिक स्वाद है। ये इतिहास और आलोचना, आप सभी को पता है कि इनका एक
यह भी एक इनकी कृति है, पृष्ठ संख्या 36 से ये लिया गया है। साहित्य में इतिहास मेरी मुख्य चिंता थी। साहित्य का इतिहास लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना साहित्य का इतिहास समझना, और यह वीरगाथा काल और भक्ति काल, रीति काल और भारतेंदु मंडल काल जिस तरह से विभाजन कर दिया गया था, फिर मुसलमानों का हमला हुआ तो इतिहास बदल गया। इसका जवाब मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं देते हैं, क्योंकि 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृत और प्राकृत का वर्चस्व हुआ और क्यों लोक भाषाएं साहित्य का दर्जा प्राप्त कर सकें। इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं। क्यों हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय इतिहास में लोक भाषाएं पहली बार साहित्यिक गौरव के साथ आईं, इसको गौरव दिलाने में आधे से ज्यादा लोग वे हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, छोटी जातियों के लोग हैं। उनका लोक साहित्य कभी साहित्य क्यों नहीं माना गया, ये सवाल मुझे परेशान करते थे। तब मुझे लगा कि मार्क्सवाद में शायद इसका हल हो, क्योंकि मार्क्सवाद इतिहास दर्शन है। वो दुनिया के इतिहास जो राजाओं की कहानी मालूम होनी चाहिए, उस साहित्य का एक पैटर्न दिखाता है। उसकी प्रगति, परिवर्तन, विकास की व्याख्या कर सकता है। बात बात में बात, आप सभी को पता है कि ये वहीं से लिया गया है। आगे बढ़िएगा। बात बात में बात, सबसे खराब तो हिंदी साहित्य के इतिहास का संदर्भ है। हमने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट लिया। ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया, भक्ति काव्य अलग हो जाए और रीति काल को ही हम खास तौर पर पतन का काव्य कह सकें, दिखा सकें। जबकि हम भूल जाते हैं कि इसी काल में, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवि हुए। फारसी की परंपरा की दृष्टि से यह दौर अत्यंत गौरवशाली है। संगीत को ले तो खुसरो के साथ ख्याल गायकी शुरू होती है। स्थापत्य को ले तो इस काल में स्थापत्य कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। दक्षिण के मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर विशाल स्थापत्य की निशानी है। इस समय मूर्तिकला पूरी समृद्धि पर रही है। अतः इसे, जिसे हम तथाकथित मध्यकाल कहते हैं, जिसके प्रति हमारी दृष्टि ओरिएंटल दृष्टि है, वह बदलनी चाहिए। इतिहासकार इसे बदलें या ना बदलें, वे जाने पर साहित्य व संस्कृति का इतिहास लिखते समय हम यूरोप के उस मॉडल को छोड़ दें और रीति काव्य को भारतीय दृष्टि से मध्यकाल का हिस्सा मानकर अपनी दृष्टि बदलें। साहित्य की पहचान के पृष्ठ संख्या 40 पर यह उद्धृत है। जिसे हमारे इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल कहा है, गदर के पहले का काल, वो उर्दू शायरी में नजीर, अकबर, अकबराबादी, मीर और गालिब का काल है, गोल्डन पीरियड है। ठीक उसके समानांतर हिंदी में जो कविता लिखी जा रही है, उसे कायदे से स्वर्णयुग कहने के बजाय पतन का काव्य कहा जाता है। बेहद महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यानपूर्वक आप समझिए। साहित्य की पहचान से ये है। यह अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को फ्यूडलिज्म खराब कर समझते हैं और आधुनिक बुर्जुआनी को अच्छा मानकर चलते हैं। बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सब आप सभी के लिए एकदम नवीन हो सकता है। ये सब वक्तव्य देगा, आप कुछ नया तो करेगा ही, जाहिर सी बात है। आगे देखते हैं। यह भूल जाते हैं कि कभी कभी इस पूरी लड़ाई में मामला उलट भी सकता है। हम लोगों ने साहित्य, कला और काव्य को जांचने परखने का जो आधार विकसित कर लिए, वो नितांत गैर साहित्यिक और कूड सोशल पॉलिटिकल समझ आधारित है। साहित्य की पहचान में इन्होंने लिखा है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य है। आइए बढ़ते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। इतनी मोटी सी बात लोगों के दिमाग में नहीं आती है कि संपूर्ण साहित्यकारों तथा साहित्यिक कृति का समुचित मूल्यांकन भी इतिहास हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का है। वास्तविक आलोचना किसी एक कृति का मूल्यांकन करते समय परोक्ष रूप से साहित्य की समस्त कृतियों का मूल्यांकन करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मूल्यांकन ही नहीं है और उसके अंतर्निहित प्रतिमान में कहीं न कहीं असंगति है। ये इतिहास और आलोचना में इन्होंने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी चिंतन की चर्चा करते हुए अपनी इस मान्यता को और पुष्ट किया है। उनका कहना है कि इस चिंतन के क्रम में द्विवेदी जी जहां परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं साहित्य संबंधी एक नई मान्यता भी सामने आती है। इस प्रकार एक नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मानवीय दृष्टिगोचर होता है। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने पर रखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक से ये है। आपको पता है कि दूसरी परंपरा की खोज किसने लिखा भाई? नामवर सिंह जी ने लिखा है। इतिहास वही लिखता है और लिख सकता है सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग दे।
यदि आप स्वयं इतिहास को तटस्थ हों, इतिहास से तटस्थ हों, आज जो साहित्य लिखा जा रहा है उससे तटस्थ हों, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे और इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है, उससे आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। वरना आप एंटी क्यूरेनियन की तरह से काम करेंगे। आप एक अतीतवादी यानी मुर्दे उखाड़ने वाले होंगे। ये आलोचना के मुख्य पृष्ठ, ठीक है, आलोचना के मुख से पृष्ठ संख्या 85 से है। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो संत भक्ति की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशीलता भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी ह्रासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। तो यहाँ से आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वीराज रासो संत भक्ति की भांति सामान्य जागरण की उत्थानशीलता की भावना का प्रतिबिंबित ना होते हुए भी ह्रासोन्मुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य है। ये इतनी बात तो बेहद महत्वपूर्ण है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि यह वक्तव्य किसका है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। ध्यान रखिएगा, ये नामवर सिंह जी का वक्तव्य है। निश्चित ही इसकी वीर भावना में ना तो महाभारत सा उदात्त शौर्य और पराक्रम है और ना ही श्रृंगार भावना में कालिदास किसी मुग्ध तन में भावकुलता है। रास युग का प्रभाव रासों की वीरता और श्रृंगार दोनों भावनाओं पर पड़ा है। इसलिए रासों की महिमा वीरता या श्रृंगार के उदात्त उज्ज्वल चित्रण में उतनी नहीं जितनी अपने युग की वास्तविक वीरता व प्रेम भावना को प्रतिबिंबित करने में है। कहना ना होगा कि इस कार्य में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा है वह संत भक्ति काव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। यह ध्यान दीजिएगा, इतना रासो साहित्य के विषय में रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। इतना सा कोटेशन देकर के पूछा जा सकता है। यही वह विशेषता है जिसे ह्रास युग के सभी काव्य रासों में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। निश्चित ही यह उस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों और पूर्व परंपराओं का बृहद कोश और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, ये पृष्ठ संख्या 263 से है और किसने, नामवर सिंह जी ने लिखा है। अब आते हैं कविता के नए प्रतिमान का महत्व इसमें है कि इस पुस्तक ने उन मूल्यों को वास दिलाने का प्रयत्न किया है जो उस समय शासक काव्य मूल्य नहीं थे। मुक्तिबोध के काव्य मूल्यों की स्थापना की दिशा में ये पुस्तक अविस्मरणीय है। लेकिन उससे भी बड़ा योगदान इस पुस्तक का संभवतः यह है कि इसने विस्तार से प्रमाणित किया है कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। जिन्हें हम अभेद्य प्रतिमान मानते हैं वे वास्तव में हमारे संस्कार हैं, जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि। इस प्रकार जीवन की परिवर्तनशीलता यह आग्रह हर काल की नई कविता और नई रचनाशीलता के पक्ष में है। कविता और समय, ध्यान दीजिएगा, जब भी कविता और आधुनिकता को लेकर के बात आए तो ये समझ जाइए कि नामवर सिंह जी के वो वक्तव्य हैं कविता और समय से लिए गए हैं। इतिहास और आलोचना के लेखों में रूपवाद या कलावाद का विरोध ज्यादा है क्योंकि उस दौर की ऐतिहासिक आवश्यकता यही थी। आगे चलकर यदि उसकी उपेक्षा की गई और अति वामपंथी आलोचना की और विशेष ध्यान दिया गया तो स्पष्ट है कि मेरी नज़र में साहित्यिक वातावरण बदल चुका था। कहना ना होगा, पृष्ठ संख्या 17। आइए अगले वक्तव्य की तरफ हम सभी चलते हैं कि नई कविता के अंदर मुझे अज्ञेय और उनके मंडल के कवियों से भिन्न एक दूसरी परंपरा का एहसास तो 1956-57 से ही था और मैं यह महसूस करता था कि उस दूसरी परंपरा की सबसे समर्थ प्रतिभा मुक्तिबोध है। इस आशय के दो छोटे छोटे लेख मैंने तभी लिखे थे, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप दिया 1968 में प्रकाशित कविता के नए प्रतिमान में, जिसके केंद्र में अंधेरे में जैसी फंतासी वाली लंबी कविताओं के रचयिता मुक्तवेद थे। बात बात में बात, यदि किसी युग में बहुसंख्यक समाज में परंपरा का जीवित बोध हो। अच्छा देखिए, एक बात मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, यह आवश्यक नहीं है कि जो वक्तव्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ यही आपके परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन यदि इन वक्तव्यों पर अगर ध्यान पूर्वक पकड़ बनाएंगे तो आप इनकी टर्मोलॉजी को पकड़ लेंगे। किसी की परिभाषा को डायरेक्ट रटा नहीं जा सकता, कभी भी नहीं, हूबहू नहीं। जो सबसे पॉपुलर परिभाषाएं होती हैं वो आप रट सकते हैं, बाकी आपको टर्मोलॉजी ही पकड़ना होता है कि किसी व्यक्ति की भाषा शैली और कहने का तरीका क्या है। नामवर सिंह जी की भाषा शैली और कहने का तरीका अलग है,
बच्चन सिंह जी के कहने का तरीका अलग है, भाषा शैली अलग है। शुक्ल जी के कहने का तरीका और भाषा शैली अलग है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सेम एज इट लागू होता है। सभी लोगों के कहने का तरीका और भाषा शैली, वो टर्मोलॉजी अगर आप पकड़ेंगे, अब ये टर्मोलॉजी कैसे पकड़ में आएगी? उनकी ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लेख पढ़िए। तो ज़्यादा किताबें और ज़्यादा लेख पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। तो हम ऐसे जितने लोगों के प्रसिद्ध वक्तव्य पूछे जाते हैं, उनके ढेर सारे वक्तव्य आपके सामने लेकर के आएंगे, बड़े-बड़े भी, छोटे-छोटे भी, ताकि आप टर्मिनोलॉजी को पकड़ सकें और ये अनुमान लगा सकें कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, जो भी आपके एग्जाम में परिभाषाएं आए, कथन आए तो। ठीक है। यदि किसी युग में बहुसंख्यक समाज में परंपरा जीवित बोध हो, तो संभवतः साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही ना रहे। जिस जाति के लिए संपूर्ण परंपरा एक जीता जागता वर्तमान सत्य हो, उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में जो अलग से इतिहास लिखने की प्रणाली नहीं थी, उसका एक कारण संभवतः यह भी था। उस युग के अधिकांश लोगों के लिए सारा अतीत साहित्य बहुत कुछ समसामयिक जैसा रहा होगा, और बहुत संभव है कि वे संपूर्ण साहित्यिक परंपरा को समसामयिक सा ग्रहण करके रसास्वादन करने में समर्थ रहे होंगे। इतिहास और आलोचना के पृष्ठ संख्या 161 से ये लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग अगले वक्तव्य की तरफ चलेंगे। कायदे से परंपरा का कोई भी मूल्यांकन किसी समय तथाकथित वस्तुगत वास्तविक ज्यों का त्यों परंपरा जैसी थी वैसे ही ना किसी ने रखा है और ना कोई रख सकता है। व्याख्या मात्र किसी न किसी पक्ष, किसी न किसी दृष्टि की हुआ करती है। यह पक्ष या दृष्टि किसी न किसी वर्ग हित की हुआ करती है। यह आलोचना और विचारधारा के पृष्ठ संख्या 52 से लिया गया वक्तव्य है। प्रत्येक युग में साहित्य रूढ़ भाषा के समानांतर कोई न कोई देसी भाषा अवश्य रही होगी, और यही देसी भाषा उस साहित्यिक भाषा को नया जीवन प्रदान कर सदैव विकसित करती चलती है। छंदस की भाषा ने तत्कालीन देसी भाषा से शक्ति अर्जित करके संस्कृत का रूप ग्रहण किया, और फिर संस्कृत अपने समय की देसी भाषा को सहयोग से प्राकृत के रूप में ढली। अवसर आने पर प्राकृत को भी अपनी रूढ़ी दूर करने के लिए लोक भाषा की सहायता लेनी पड़ी। फलतः भारतीय भाषा की अपभ्रंश अवस्था उत्पन्न हुई, जिसे आगे चलकर सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज, अवधी आदि आधुनिक देसी भाषाओं का जन्म हुआ। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये पुस्तक लिखा है किसने? ये नामोर सिंह जी का है। चलिए, दूरी बनाए रखना प्राचीन कृतियों से, हम अभिभूत ना हो जाएं, डूब ना जाएं। किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का तरीका नहीं है, या तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं और हाँ में हाँ मिलाएं। मेरी दृष्टि से किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम उसमें अपने बारे में अपने बराबर अंतर समझें। कालिदास को किसी तरह खींचतान करके सामंत विरोधी साबित करना कालिदास का सम्मान नहीं है। कालिदास के अंतर विरोधों को साफ उद्घाटित करना कि कालिदास का उस दौर के संस्कार से स्त्री पुरुष के संबंध में राजाओं और व्यवहार से भलीभांति परिचित थे, राजाओं के व्यवहार से भलीभांति परिचित थे, प्रभाव में थे, इसलिए उससे मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं था, यह ज्यादा उचित है। आलोचना और विचारधारा, चलिए आगे बढ़िएगा। सृजन से ग्रहण तक संप्रेषण की समग्र प्रक्रिया में काव्य कृति निरंतर उपजती और उपजाई जाती। यह उपज ही उसका जीवन है। इसी का दूसरा चालू नाम प्रासंगिकता भी है। किसी कृति को उसके जड़ पाठ से मुक्त करना ही उसकी प्रासंगिकता है। जड़ पाठ शब्द से ऐतराज हो तो नित्य पाठ कह लीजिए। नित्य अर्थात समय सिद्ध मुक्ति पाठ से ही नहीं है, संदर्भ से भी। संदर्भ वह इतिहास है जिसमें कोई कृति जन्म लेती है, उस इतिहास के साथ आगे भी विकसित होती है। यह विकास ही उसकी मुक्ति है। वाद विवाद संवाद में इन्होंने ये वक्तव्य दिया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी, नई कहानी के विषय में ये बात करें। कहानी की महत्ता प्रतिपादित करते हुए नामवर सिंह जी कहते हैं कि लोगों की यह धारणा गलत है कि कहानी जीवन के एक टुकड़े को लेकर चलती है, इसलिए उसमें बड़ी बात कही ही नहीं जा सकती है। कहानी जीवन के टुकड़े में निहित अंतर विरोध, द्वंद्व, संक्रांति अथवा क्राइसिस को पकड़ने की कोशिश करती है, और ठीक ढंग से पकड़ में आ जाने पर यह खंडगत अंतर्विरोध भी बृहत अंतर्विरोध के किसी न किसी पहलू का आभास दे जाता है। ये नई कहानी, यानी कि कहानी में नई कहानी के विषय में इनका वक्तव्य है। नई कहानी में बिंबों और सांकेतिकता का अपना अलग महत्व है।
नए कहानीकारों ने बिंब विधान का सहारा लिया है। बिंब आधुनिक युग में कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया है। आंचलिक कहानियां बिंबों द्वारा निर्मित वातावरण से जीवंत बनी हुई हैं। सांकेतिकता के संबंध में नामवर सिंह जी का कथन है कि नई कहानी का समूचा रूप गठन, स्ट्रक्चर और शब्द गठन यानी कि टेक्सचर जो है वो सांकेतिक है। ये बेहद महत्वपूर्ण है भैया, ये वाला नई कहानी का समूचा रूप गठन यानी स्ट्रक्चर और टेक्सचर जो है वो सांकेतिक है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये वक्तव्य किसका हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। आगे वे कहते हैं कि नई कहानी संकेत करती है, करती नहीं बल्कि स्वयं संकेत है। तो नई कहानी संकेत नहीं करती है बल्कि स्वयं संकेत है, यह भी उनका है। नामवर सिंह आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन अर्थ विश्लेषण के आधार पर करते हैं। कविता के नए प्रतिमान में प्रतिमान की तलाश करते हैं। जिस तरह वैयाकरण भाषा के शब्द नहीं बनाता, उसी तरह आलोचक भी काव्यों में मूल्यों का निर्माण नहीं करता। शब्दानुशासन के समान ही काव्यानुशासन भी अनुशासन है, शासन नहीं। इस अनुशासन के आधार पर नए काव्य सृजन में निहित मूल्यों का प्रतिविज्ञान या पहचान है। कविता के नए प्रतिमान की भूमिका में है। दूसरी परंपरा की खोज परंपरा के समान ही खोज भी एक गतिशील प्रक्रिया है। इसमें प्रयास परंपरा की खोज का है, संप्रदाय निर्माण का नहीं। यह ना तो पंडित जी की कृतियों की आलोचना है और ना ही मूल्यांकन। ये दूसरी परंपरा की खोज में है। चलिए, तो नामवर सिंह जी के वक्तव्य इतने थे। अब यहाँ पर ये टारगेट नहीं है कि नामवर सिंह जी के जो वक्तव्य हमने दिए हैं हूबहू वही सवाल आपके परीक्षा में बनेगा। यहाँ टारगेट ये है कि अगर आप इतने वक्तव्यों को पढ़ेंगे, लंबे कोटेशन है, लंबे कथन है, यदि आप इनको पढ़ते हैं तो आप टर्मोलॉजी को पकड़ेंगे। एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे, एक दो बार अगर आप वो ध्यान से समझ लेंगे, तो आप आने वाले एग्जाम में यदि नामवर सिंह जी की बात कहीं पर लिखी मिलेगी, देखो किसके विषय में वो लिखेंगे, नई कविता के विषय में लिखेंगे, नई कहानी के विषय में लिखेंगे, मुक्तिबोध के विषय में बताएंगे, और किसके विषय में ये ज़्यादा कहेंगे, छायावाद के विषय में कहेंगे। तो आप तो कुछ चीज़ों को, क्राइटेरिया को डिसाइड करो कि कौन व्यक्ति किस पहलू पर ज़्यादा फोकस करता है, किसका ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दिखाई पड़ता है, और उस विषय में उसकी भाषा कैसी है, कहने का तरीका कैसे है। आप इस चीज़ को पकड़िए। परिभाषा अक्सर सही होती है, अनुमान से ही सही होती है। केवल पॉपुलर परिभाषाएं सबको याद होती हैं, बाकी सब लोग बाकी परिभाषाओं में इसी तरह का विचार लगाते हैं। तो बने रहिएगा आप सभी लोग, लगातार चैनल पर जुड़े रहिएगा। हम अगली कड़ी में लेकर के आएंगे आप सभी को बच्चन सिंह का साहित्यिक दृष्टिकोण, उस पर विविध तरीके के कोटेशन लेकर के आएंगे। इस तरीके का क्रम आपका जारी रहेगा। चलिए, आज के सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर जुड़े होंगे, पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।